अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था कि एंगुलर मोमेंटम जो कि एल है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू आर एंड वी। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एम विद मास एम और पोजीशन वेक्टर से मेरे पास जो एंगुलर मोमेंटम होता है दिस इज़ परपेंडिकुलर। और आज की जो लेक्चर है, अब ये वाला जो लेक्चर है, इसके अंदर हमने ये स्टडी करना है कि अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं और मेरे पास एल इन दोनों से परपेंडिकुलर है, तो मैं इसे, अगर लेट से मैं इस टेबल को उठा के इसे थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूँ, ठीक है, एंड द पार्टिकल इज स्टिल रिवॉल्विंग द सेम वे, तो उस कंडीशन के अंदर मैं इसे एक थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, और इन केस अगर मेरे पास जो मोमेंटम ऑफ पार्टिकल है वो एग्जैक्टली टेंजेंट टू दिस पोजीशन वेक्टर आर अगर ना हो, तो उस केस के अंदर क्या होगा। मतलब टेंजेंट ना होने का मतलब ये है दैट मेरे पास इस सर्कुलर पाथ से टेंजेंट ना होने का मतलब ये है कि मेरे पास जो है आर और वी की डायरेक्शन ये बिल्कुल परपेंडिकुलर टू ईच अदर नहीं है। इन केस अगर ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर ना हो तो फिर क्या क्या करेंगे हम, कि अगर आर और वी परपेंडिकुलर ना हो। सो लेट्स सी दैट काइंड ऑफ अ केस ओवर हियर। अब इस केस के अंदर मैंने कहा है कि मेरे पास कोई पार्टिकल है जो कि यहाँ पर मौजूद है, इट इज़ डिनोटेड बाय दिस येलो पार्ट ओवर हियर। ठीक है, और इसका कोई भी मास हो सकता है, आई कैन डिनोट इट्स मास बाय एम। ठीक है, और इस पार्टिकल का यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन इसकी कोई ना कोई पोजिशन है। ठीक है, सो दिस इज़ द ओरिजिन, और मैंने इस टेबल को क्योंकि टिल्ट करके इस तरीके से रख दिया था, सो दिस टेबल इज सम वॉट प्लेस लाइक दिस नाउ। ठीक है, ये इसके पैर वगैरह हैं कुछ इस तरीके से। नाउ दिस टेबल इज प्लेस लाइक दिस। अब मैंने क्योंकि इसे टिल्ट कर दिया था, तो अब मेरे पास ये जो आर है, आर जो इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, वो मेरे पास इस पॉइंट, वो मेरे पास ओरिजिन से लेके यहाँ तक का है। और मैं यहाँ पर ये कंसिडर कर रहा हूँ कि अभी भी ये पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ इस तरीके से फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, और ये सर्कुलर पाथ जो होगा वो अराउंड दी ओरिजिन होगा। ठीक है, तो ये सर्कुलर पाथ कुछ इस तरीके से होगा जो कि ये इस टेबल के ऊपर फॉलो कर रहा होगा, राइट से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब ये जो सर्कुलर पाथ है, मसला ये है कि ये जो सर्कुलर पाथ है दिस रिक्वायर्स कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी हो दैट शुड बी टेंजेंट टू दिस पोजीशन वेक्टर एवरी टाइम। ठीक है, ऑल द टाइम ये इसके टेंजेंट हो। अब टेंजेंट होने का मतलब ये है कि मेरे पास ये जो मोमेंटम ऑफ पार्टिकल था, क्योंकि जो पार्टिकल के मोमेंटम की डायरेक्शन है वो एग्जैक्टली मेरे पास टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ नहीं है। इसका मतलब ये कि मेरे पास इस पोजीशन वेक्टर आर और पी के बीच में कोई और एंगल है एक्सेप्ट फॉर 90 डिग्रीज। ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं है आर और पी इधर। अब मुझे यहाँ पर पी को स्टडी करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर आर की रिस्पेक्ट से मुझे पी के बारे में स्टडी करना होगा कि पी को मैं कैसे डिनोट करूँगा। सो लेट्स स्टडी अबाउट दैट। अब इसे स्टडी करने के लिए मैं कहूँगा कि मैं अगर यहाँ से इस पॉइंट से मैं स्टार्ट करूँ, ठीक है, और मैं आर की डायरेक्शन के अंदर ही इसे कंटिन्यू करता जाऊँ, तो मैं विद रिस्पेक्ट टू आर ये पता लगा सकता हूँ कि पी की डायरेक्शन क्या है, और वो डायरेक्शन मैं इस एंगल थीटा के ज़रिए डिनोट आसानी से कर सकता हूँ। ओके, तो मैंने आर को कंटिन्यू किया और मैंने कहा कि पी की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू आर मैं इस एंगल थीटा के ज़रिए डिनोट कर दूंगा। लेकिन अगर मुझे पार्टिकल को एक सर्कुलर पाथ में इस तरीके से रोटेट करवाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है मुझे उसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। वर्टिकल कंपोनेंट नहीं, बेसिकली जो कंपोनेंट मेरे पास इस टेबल के साथ साथ इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। ठीक है, मुझे उसे फाइंड करना पड़ेगा। सो मोमेंटम वॉज प्रीवियसली पी ओवर हियर, तो मैं इस मोमेंटम को वापस इधर लिख देता हूँ। सो दिस वॉज द मोमेंटम पी, और अब मुझे इस पी का सिर्फ एक कंपोनेंट यहाँ पर इस्तेमाल करना है, एंड दैट कंपोनेंट इज बीइंग डिनोटेड बाय दिस डायरेक्शन ओवर हियर। तो मैं इस डायरेक्शन को अगर मुझे फाइंड करना हो कि इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना है विद रिस्पेक्ट टू आर, तो इसे मैं बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूँ दैट दिस थिंग शुड बी इक्वल्स टू द वेक्टर। अगर मैं इसे यहाँ से यहाँ तक का एक वेक्टर बनाऊँ, देन बोथ ऑफ देम शुड बी इक्वल। और साइन थीटा की रेशो को अगर मैं यूज़ करूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास ये मोमेंटम ऑफ पार्टिकल जो यहाँ पर है, सो दिस पी टाइम्स साइन ऑफ थीटा कैन डिनोट दिस थिंग। सो पी साइन थीटा अगर मैं लिख दूँ, तो पी साइन थीटा कैन डिनोट दिस
लाइन ओवर हियर या दिस वेक्टर ओवर हियर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है, या कॉम्पोनेंट ऑफ दिस वेक्टर जो कि पी से डिनोट हो रहा था, इसका जो है वो मेरे पास कॉम्पोनेंट आसानी से निकल आ सकता है। तो मैं इसे कह दूंगा कि इस डायरेक्शन के अंदर ये जो मास m है इसके मोमेंटम का कंपोनेंट p साइन थीटा से डिनोट किया जा रहा है। ठीक है, मैंने p साइन थीटा से इसे डिनोट कर दिया। अब अगला सवाल ये उठता है कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन किस तरफ होगी। एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है हमेशा, ठीक है। तो अगर ये दोनों मेरे पास वेक्टर्स हैं इस तरीके से, ठीक है, एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो मैं कहूँगा कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसकी डायरेक्शन भी इन दोनों से परपेंडिकुलर होगी। तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन मैं कहता हूँ कि कुछ इस तरीके से डिनोट की जा सकती है, ठीक है। सो इट इज़ काइंड ऑफ कमिंग अ बिट आउट ऑफ द पेज। तो मैं एंगुलर मोमेंटम को कहता हूँ दैट इट इज़ राइट नाउ इट इज़ परपेंडिकुलर टू दिस थिंग, ठीक है। और अगर मैं इसे डिनोट करना चाहूँ तो ये कुछ इस तरीके से डिनोट हो रहा होगा, ओके। तो ये कुछ इस तरीके से मेरे पास आर के भी और इस पी साइन थीटा के इन दोनों के परपेंडिकुलर है। अब मुझे इसी चीज़ को यहाँ पर यूज़ करना है और मैं कहूँगा कि अगर मेरे पास आर क्रॉस पी मेरे पास जो है वो एल था, सो इफ़ एल वॉज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी, ठीक है, या मैंने इसे इस तरीके से भी लिखा था दैट एल इज़ इक्वल्स टू, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी थी दैट इट इज़ एल इज़ इक्वल्स टू आर टाइम्स एम वी, आर क्रॉस एम टाइम्स वी, और फिर मैंने कहा था कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ दैट एम टाइम्स आर क्रॉस वी मेरे पास मेरा एंगुलर मोमेंटम बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इधर ये जो एल इज़ इक्वल्स टू आर क्रॉस पी है, ये मुझे ये शो करे कि अगर मुझे एल का मैग्नीट्यूड निकालना हो देन आई विल हैव टू टेक आर पी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। और पी साइन थीटा क्या था मेरे पास, इधर इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट था जो मेरे पास आर के परपेंडिकुलर मेरे पास जो पी का कंपोनेंट जा रहा था वो मेरे पास पी साइन थीटा से डिनोट हो रहा था इन दिस 3 डायमेंशनल स्पेस जिसके अंदर मैंने इस टेबल को टिल्ट किया हुआ है। अब मैं ये भी कह सकता हूँ दैट एल जो कि मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड है जो कि एल से डिनोट हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द मैग्नीट्यूड फॉर्म, क्योंकि इसके अंदर मैंने जो है वो एरोज़ वगैरह इधर कोई भी पुट नहीं की, ओके। तो मेरे पास जो एल होगा, एल वुड ऑल्सो बी इक्वल्स टू आर एम वी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ और यहाँ फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ दैट एल इज़ इक्वल्स टू आर, अब क्योंकि मेरे पास, चलो अब मैं इस चीज़ को भी कंसिडर करता हूँ कि मेरे पास ये जो थीटा है यहाँ पर वो कोई भी वैल्यू रख रहा होगा फॉर दिस पर्टिकुलर केस, बट इन केस अगर मेरे पास ये थीटा 90 डिग्रीज़ होगा तो उस केस के अंदर मेरे पास ये एल वुड बी इक्वल्स टू आर एम वी सिंपली, ठीक है। इफ़ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज then L would be equals to R M V simply। चलें अब इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हैं और कहते हैं कि चलें हमें बेसिक्स इसकी समझ में आ गई कि मेरे पास जो है वो इस तरह का भी कोई केस हो सकता है कि जिसके अंदर मेरे पास मोमेंटम और R जो है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर ना हो, बट इवन इन दैट केस मेरे पास ये जो इसका प्लेन होगा जो इस टेबल से डिनोट हो रहा था, जो आर और पी जिस प्लेन के अंदर लाए कर रहे होंगे, मेरे पास एंगुलर मोमेंटम एल हमेशा उसके परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन के अंदर मेरे पास आर और पी लाए कर रहे होंगे, यानी इस टेबल के परपेंडिकुलर, यानी इस टेबल के से बाहर निकल रहा होगा मेरे पास एंगुलर मोमेंटम और वो बिल्कुल परपेंडिकुलर टू दिस टेबल होगा ऑलवेज, ओके। अब इसके बाद मैं कह सकता हूँ कि दैट इफ़ एंगुलर मोमेंटम इज़ आर क्रॉस पी, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या कहते हैं कि मेरे पास लेट से इसकी जो पोजीशन थी इस पार्टिकल की जो कि जिसका मास m था,
अब अगर मैं इसकी पोजीशन को डिनोट करना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ दैट द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल कैन बी डिनोटेड इन सच अ वे दैट मैं कह दूँ दैट मैं इसे ऐसे कर दूँ, ठीक है, और यानी चलो मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। तो मेरे पास इसकी जो पोजीशन है इसे डिनोट करने के लिए मुझे इसे कंटिन्यू करना पड़ेगा टिल समवॉट ओवर हियर, और दिस वुड बी द अदर डायरेक्शन, लेकिन मुझे पहले इसे यहाँ से नीचे लेके आना होगा जहाँ पर ये मैच कर रहा है इसे, ठीक है। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर इसकी एक्स वाई और जेड डायरेक्शंस को इधर मार्क किया, तो इसके अकॉर्डिंगली मेरे पास ये वाली जो ग्रीन लाइन है दिस इज़ बेसिकली डिनोटिंग कि मेरे पास दिस थिंग is basically this thing is x I, यानी जो x डायरेक्शन जो मेरे पास x यूनिट्स कवर हो रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर I, और फिर मैं इसे डिनोट कर सकता हूँ y j से, और इसे जो ये वर्टिकली अपवर्ड्स है दिस कैन बी डिनोटेड बाय z k, ठीक है। अब अगर मैं इन सब से इसे डिनोट कर देता हूँ तो मेरे पास जो इसकी पोजीशन है ऑफ दिस मास m मैं उसे डिनोट कर सकता हूँ दैट द पोजीशन ऑफ मास m इज़ बेसिकली, सो पोजीशन ऑफ मास m यानी r इज़ बेसिकली इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। तो मैं इससे इसकी पोजीशन डिनोट कर सकता हूँ। अब सिमिलरली जो मोमेंटम है, क्योंकि मोमेंटम की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू आर है मेरे पास, तो मैं मोमेंटम को सिर्फ पोजीशन वेक्टर के तौर पे जैसे मैंने इसे डिनोट कर दिया, मैं इस तरीके से मोमेंटम को डिनोट नहीं कर सकता। दिस वाज अ पोजीशन वेक्टर आर, तो पोजीशन वेक्टर आर को मैं सिंपली एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के की फॉर्म में डिनोट कर सकता हूँ, बट मोमेंटम के लिए ऐसा केस नहीं होता। मोमेंटम के लिए मुझे थोड़ा डिफरेंट तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा इसे। तो मोमेंटम को अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मोमेंटम को मैं लिखूँगा दैट मोमेंटम इज़ इक्वल्स टू momentum in the horizontal direction multiplied by the unit vector I plus momentum in the y direction multiplied by the unit vector j plus momentum in the k direction multiplied by the z direction, momentum in the z direction multiplied by the unit vector k. अब अगर मेरे पास r की वैल्यू ये है और p की वैल्यू ये है, तो मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकता हूँ दैट एंगुलर मोमेंटम इज़ इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इसे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ बाय पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के से, ठीक है। अब ये जो मोमेंटम वाले जो पूरा ब्रैकेट है इसके अंदर मेरे पास ये एक्स वाई और जेड ये सबस्क्रिप्ट्स के अंदर हैं, ठीक है। अब अगर मुझे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना हो तो हमें ये बात पता है कि जब भी हमारे पास दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर अगर मेरे पास जो है दो वेक्टर सेम डायरेक्शन के अंदर हो जाएंगे तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो ज़ीरो होगा। यानी अगर मैं इस एक्स आई को पी एक्स आई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास उनका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होने वाला है। सिमिलरली अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो आएगा, इसे जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो आएगा। तो इस पूरी चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसके लिए एक मेथड यूज़ कर लेते हैं जो कि क्रॉस प्रोडक्ट का एक मेथड है। आपने ऑलरेडी पिछली अपने चैप्टर 2 या 3 के अंदर ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो जो वेक्टर और वेक्टर प्रोडक्ट और बेसिकली स्केलर और वेक्टर्स के जो टॉपिक था आपका चैप्टर 2 का, उसके अंदर आपने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर आप चाहें तो एक दफ़ा दोबारा उसे व्यू कर सकते हैं। सो एंगुलर मोमेंटम वुड बी इक्वल्स टू, मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ दैट यूनिट वेक्टर आई यूनिट वेक्टर जे
एंड यूनिट वेक्टर के, तो इनकी मैं डायरेक्शंस यहाँ पर लिख देता हूँ. सो आई जे एंड के, और उसके बाद फिर मैं एक्स वाई जेड लिख दूँगा, ठीक है, जो कि इस ब्रैकेट के अंदर है. एंड फिर मैं पी वाई पी एक्स पी वाई और पी जेड को इधर मेंशन कर दूँगा. पी एक्स पी वाई और पी जेड इधर ये मेंशन हो जाएंगे. नाउ दिस थिंग इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू, अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ, देन दिस थिंग वुड बी इक्वल्स टू, मैं इस आई को पहले ले लूँगा और इसके नीचे जो ये दोनों मेरे पास इसके पार्ट्स हैं, मैं आई के नीचे इसे कंसिडर नहीं करूँगा. मतलब आई जब मैं कंसिडर करूँगा तो मैं इन दोनों को कैंसल्ड समझूंगा और इन दोनों को कैंसल्ड समझूंगा, ठीक है. तो मैं सिर्फ ये वाला बॉक्स इसके अंदर काउंट करना है. ओके, तो मैं इसे इस तरीके से लिख दूंगा दैट आई टाइम्स वाई जेड पी वाई पी जेड, फिर प्लस जे टाइम्स एक्स जेड पी एक्स पी जेड, ठीक है. मतलब मैंने इधर ये किया है कि बेसिकली जब मैंने जे को कंसिडर किया तो मैंने इसकी लाइन में ये जो दोनों थे इन्हें कैंसिल कर दिया और इसके नीचे वाले को छोड़ दिया. बाकी मेरे पास क्या बचा, एक्स जेड पी एक्स और पी जेड, ठीक है. तो मैंने इन्हीं सारी क्वांटिटीज़ को यहाँ पर लिखा है, एक्स जेड पी एक्स पी जेड. फिर इसके बाद इसी तरीके से मैं के लिए भी इसे निकाल लूँगा. सो दैट विल बिकम एक्स वाई पी एक्स पी वाई. अब बस मुझे इसे सॉल्व करना है और मैं इसका कुछ फाइनल रिज़ल्ट निकाल सकूँगा इसके थ्रू. तो जब मैं इसका रिज़ल्ट फाइंड आउट करूँगा देन दैट कुड बी रिप्रेजेंटेड बाय द मोमेंटम इन दिस वे, ठीक है. तो मैं मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ दैट एल एक्स आई मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट वेक्टर आई प्लस एल वाई जे प्लस एल जेड के. तो इसे अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो मैं इसे इस तरीके से कर सकता हूँ. दिस इज इक्वल्स टू आई टाइम्स वाई टाइम्स पी जेड, या मैं पी जेड ओके मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, वाई टाइम्स पी जेड माइनस जेड टाइम्स पी वाई, फिर प्लस जे टाइम्स जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, ठीक है. मैं बेसिकली पहले वाली ब्रैकेट के अंदर क्या करता हूँ इस केस के अंदर कि मैं y को पी जेड से मल्टीप्लाई कर दूंगा पहले और फिर इस z को पी एक्स से. दूसरे ब्रैकेट के अंदर मुझे पहले z को पी एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा और फिर x को पी जेड से मल्टीप्लाई करना होगा. तीसरे ब्रैकेट के अंदर मेरे पास दोबारा ऑर्डर ऑपोजिट हो जाएगा. तो y को पी एक्स से x को पी वाई से पहले और फिर y को पी जेड से, ठीक है. तो ये मेरे पास बेसिकली ऑर्डर्स इंटरचेंज होते रहते हैं हर दफ़ा जिसके अंदर मुझे इन्हें लिखना होता है. अगली दफ़ा मेरे पास ये बन जाएगा प्लस के टाइम्स एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स. ओके, और अब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास कंसिडरिंग कि मेरे पास ये आई जे और के ये सब यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है. दोनों साइड्स के ऊपर मेरे पास ये आई जे और के मौजूद हैं. तो कंसिडरिंग ऑल दिस मैं इसके बारे में एक ये भी बात कर सकता हूँ दैट एल एक्स आई प्लस एल वाई जे प्लस एल जेड के ये मेरे पास अगर इसके इक्विवेलेंट है तो मैं इसके थ्रू कुछ और इक्विवेलेंस भी बना सकता हूँ, ठीक है. तो मैं इन दोनों साइड्स को कंपेयर करूँगा और मैं इन दोनों साइड्स को कंपेयर करने के बाद अपना एक कंक्लूजन दे सकता हूँ. एंड द कंक्लूजन वुड बी दैट एल एक्स आई, और इसके साथ मैं कंपेयर कर सकता हूँ क्योंकि जो आई कैप वाली जो टर्म है उसके अंदर मेरे पास लेफ़्ट साइड पे एल एक्स है और राइट साइड के ऊपर मेरे पास वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई है. तो मैं इसे इस तरीके से लिख दूंगा दैट एल एक्स इज इक्वल्स टू वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, ठीक है. जो एल वाई वाली टर्म होगी उसे मैं
जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड के थ्रू लिख दूंगा, और जो के वाली टर्म्स हैं अगर उनमें देखूँ तो मेरे पास एल जेड, और दिस वुड बी इक्वल्स टू एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स. So Lz would be equals to x py minus y p z. By the way, this is small p, मैंने गलती से कैपिटल p's लिख दिए थे. ओके, तो ये मेरा एक फाइनल रिजल्ट होगा इस पूरी चीज़ का. इसके बाद अब मुझे ये भी करना होगा कि मुझे इसके यूनिट्स वगैरह को भी फाइंड आउट करना है, और यूनिट्स को फाइंड आउट करने के लिए मैं ये करने वाला हूँ कि पहले तो मैं इसकी जो है वो जो डायमेंशंस हैं पहले उसे मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ कि एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशंस क्या होती हैं. ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम की अगर मैं डायमेंशंस फाइंड आउट करना चाहूँ, सो लेट मी वर्क ऑन द डायमेंशंस नाउ. सो डायमेंशंस, तो डायमेंशंस फाइंड आउट करने के लिए मैं सिंपली ये कर सकता हूँ दैट मैं कहूँ दैट डायमेंशंस आर m, और पहले मैं ज़रा इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि उससे थोड़ी सी हेल्प मिल जाए. ठीक है, जो इसका फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला इज़ L इज़ इक्वल्स टू R क्रॉस P. ठीक है, तो मेरे पास जो यूनिट वेक्टर L, जो मेरे पास एंगुलर मोमेंटम L है, तो इसकी जो डायमेंशंस हैं वो R क्रॉस P से निकल रही हैं. R इज़ बेसिकली, अगर मैं R को मेजर करूँ एज ए स्केलर क्वांटिटी तो ये मीटर्स में मेजर होती है. ठीक है, तो मैं इसे कह दूँगा कि ये दिस इज़ बेसिकली अ लेंथ. फिर इसे मल्टीप्लाई करना है बाय मोमेंटम. मोमेंटम इज़ एक्चुअली मास मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी. ठीक है, तो मास को किससे डिनोट करते हैं हम? मास को हम m से डिनोट कर देंगे, और मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी होता है, तो ये मास आ गया. फिर इसे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक मिनट. सो दिस इज़ L टाइम्स मास, और फिर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा बाय द वेलोसिटी. वेलोसिटी को मीटर्स पर सेकंड के अंदर मेजर किया जाता है, यानी उसके जो डायमेंशंस हैं दोज आर L और पर सेकंड. ठीक है, तो पर सेकंड का मतलब ये है कि मेरे पास टाइम आ रहा है, और टाइम की जो पावर है वो -1 है. सो दिस थिंग विल बिकम L स्क्वायर्ड, जबकि मैं पहले m को लिखता हूँ हमेशा, तो m टाइम्स L स्क्वायर्ड टाइम्स t इनवर्स. ये मेरे पास इसका फॉर्मूला के थ्रू मैंने इसकी डायमेंशंस निकालनी. ओके, ये काम मेरा यहाँ पर एंड हो गया. अगली चीज़, मुझे इसका यूनिट भी डिराइव करना है. सो यूनिट के लिए मुझे क्या करना होगा? सो यूनिट कैन बी डिराइव्ड बाय सेइंग दैट मेरे पास जो इसका फॉर्मूला होता है दैट इज़ L इज़ इक्वल्स टू R क्रॉस P. L इज़ इक्वल्स टू R क्रॉस P. तो मेरे पास R जो है दैट इज़ इन मीटर्स मल्टीप्लाइड बाय momentum, which is in meters, which is in kilograms, multiplied by, so this is mass multiplied by the velocity. Velocity is in meters per second. तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ that mass meters times meters, मेरे पास इसे मैं लिख सकता हूँ as meter square times kilograms divided by second. लेकिन ये जो है ये किसी भी चीज़ को एग्जैक्टली डिनोट नहीं करता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसके अंदर कुछ माइनर से चेंजेस करने पड़ेंगे. मैं ये करूँगा कि मैं इसके अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दूँगा. ठीक है, सो m स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय किलोग्राम अपॉन सेकंड मल्टीप्लाइड बाय सेकंड अपॉन सेकंड. तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ मैं इस मीटर को भी अलग अलग करके लिख देता हूँ वापस. सो किलोग्राम्स, मीटर्स, और मैं सेकंड को इस सेकंड से मल्टीप्लाई करूँगा. सो मीटर्स टाइम्स सेकंड्स डिवाइडेड बाय दिस सेकंड मल्टीप्लाई बाय दिस सेकंड इज सेकंड स्क्वायर्ड. तो अब इसके अंदर इसका जो ये पहला वाला पार्ट है, दिस थिंग kilograms meters per second squared is what? Kilograms meters per second squared is basically 1 Newton. So Newton times meters second. So Newton meter क्या होता है? Newton meter is joules. So आपके पास joules second इसका यूनिट आ गया.
तो एंगुलर मोमेंटम को अगर आपने फाइंड करना हो तो एंगुलर मोमेंटम का जो यूनिट है दैट इज़ जूल्स सेकंड.